नमस्कार। आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन के कर्मशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग करियर के विषय पर चर्चा करने जुटे हैं। मेरा नाम विकास है। मेरे साथ कैप्टन कुमार देवाशीष जी आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आज हम गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर करियर क्या है, खुद के लिए सही करियर का रास्ता कैसे ढूंढे, शिक्षा और कौशल का तालमेल क्या है, बदलते जमाने में करियर कैसे बदल रहे हैं। तो आज हम ये पॉडकास्ट युवाओं के लिए समर्पित है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि सर, आपके लिए करियर का मतलब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आज आपने ऐसा आयोजन रखा और युवाओं को समर्पित करके रखा कि करियर के बारे में समझ बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब करियर को हम देखते हैं तो आखिर करियर है क्या? क्या करियर कोई ऐसा स्थान है, कोई जगह है या कोई परिस्थिति है कि जहाँ किसी भी तरह पहुंच जाना है? तो वास्तव में करियर ऐसा कुछ नहीं है। करियर है कि आखिर हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास योग्यता और क्षमता क्या है, हम समाज को दे क्या सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर और जिसके लिए समाज हमको पहचान दे सकता है, ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं तो जो परिस्थिति निर्मित होती है वो हमारा करियर है। यदि मुझे खेती किसानी आती है, यदि मेरे पास कुछ खेत है और मैं उस पर मुझ में प्रेरणा है कि मैं खेती किसानी कर सकता हूँ और उस खेती किसानी का समाज से कुछ मूल्य मिलने वाला है, तो जाकर मैं किसान बन जाता हूँ और किसानी मेरा करियर बन जाती है। इसी तरह से कोई युवा इंजीनियर बनता है, कोई टेक्नीशियन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। तो विभिन्न तरह के हमारे जब विचार, हमारी प्रेरणा, हमारे क्षमता, कौशल मिलते हैं तो हमारे करियर का निर्माण होता है। सर, आपने काफी खूबसूरत बताया आपके लिए करियर का महत्व क्या है या आप क्या करियर समझते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न ये होगा युवाओं को लेकर कि युवा करियर चुने कैसे, और साथ ही जब वो करियर चुनते हैं तो वो किस तरीके की सामान्य गलतियां करते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कई बार सामान्य युवा भ्रमित रहते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है, मुझे क्या बनना है। तो इसके लिए वो अंततः अधिकांश युवा बाहर के ज़माने में देखते हैं कि अच्छा, सफलता को समाज कैसे देखता है, अच्छा सफल कौन है, तो फलाना आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, विदेश में जाके पढ़ाई करना, उसके बाद खूब सारे पैसे कमाना। ऐसी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर युवा कई बार अपना करियर दूसरे के अनुकरण में देखने लगते हैं। तो और हमारे यहाँ चूंकि भारत अभी तक क्या था कि एक विकासशील देश है और कई सारे विकास की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो यहाँ आजीविका की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, जिसके लिए युवा सोचते हैं कि पहले तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे, पावर इत्यादि के दृष्टिकोण से वो बाहरी दृष्टिकोण से अपना करियर चुनने लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी भूल होती है। आप जापान में जाएंगे तो जापान का एक प्रोसेस है इकिगाई। तो इकिगाई का प्रोसेस बताता है कि आखिर आप कौन हैं, आप समाज को दे क्या सकते हैं, जिसका समाज कुछ मूल्य लगाएगा और उसके बदले में वैसा काम जिसको समाज की आवश्यकता हो और जिसके बदले में समाज आपको कुछ मूल्य दे। तो ये जो परंपरा है, जो जिसमें कि मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी इच्छा, आपकी प्रेरणा, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके अंदर में जो तत्व हैं जिनसे आप गाइडेड होते हैं, जैसे आप जीवन जीते हैं, उनका मिलन जब समाज की उपयोगिता से होता है तो वास्तविक करियर का सृजन होता है, चिन्हितीकरण होता है। आजकल कई सारे युवा आप देखेंगे कि बहुत बड़ा काम कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज का काम छोड़ के कुछ और करना शुरू किया। तो धीरे 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 समाज जब उस विचार पर आ रहा है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारा आत्मिक संतोष, हमारा व्यक्तिगत संतोष, वो भी हमारी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज कई बार हम सुनते हैं कि युवा मानसिक अवसाद से घिर गए हैं, लोग नौकरियां कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस में जा रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, लोग मतलब कई युवा, प्रतिभाशील युवा आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां वो बाहर करियर ढूंढने के चलते हो रही हैं। अगर हम करियर को अंदर से ढूंढना शुरू करेंगे, मैं किस लिए बना हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और इन गलतियों से युवाओं को बचना चाहिए। जी।
जी सर। सर आपने अभी जैसे इकिगाई का नाम लिया, जापानीज एक मॉडल है जिसमें आप देखते हैं कि समाज आपको किस चीज़ के लिए दे सकता है या फिर आप अपना समझते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो इससे एक मिलता हुआ क्वेश्चन है कि अपनी रुचियाँ और अपनी ताकत को करियर के एस्पेक्ट से कैसे पहचाना जाए। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की और स्ट्रेंथ की, तो ये मैं जानूं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ये इस तरीके का इंटरेस्ट है। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है विकास। आपसे मैं कहूँगा कि देखिए, अपना इंटरेस्ट, अपना स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, अपनी इच्छाएं, अपनी रुचियां और अपनी कमियों को जानने का सबसे बड़ा माध्यम तो हम स्वयं हैं। तो हमारी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें भी हमें विभिन्न तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। जो प्राथमिक कक्षाएं होती है, मिडिल की कक्षाएं होती है, उसमें कई सारे, एक ही बच्चे को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान सभी कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन वही जब 12वीं या उससे ऊपर आप जाते हैं तो आपका विषय फोकस्ड होता चला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्धारकों ने इसलिए बनाई है कि आपको पता चले, आपके सामने सारे विषय रखे गए, उनमें से आप विषय चुनिए। आप यह तय कीजिए कि किन विषयों में आपको आनंद आता है, किन विषयों में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन ह्यूमैनिटीज में आप एक्सेप्शनली वेल हैं, बट स्टिल दुनिया की भागा दौड़ी में आप देखते हैं कि नहीं, सारे दोस्त इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, और वे मूलतः आप ह्यूमैनिटीज के व्यक्ति हैं, आप समाज के व्यक्ति हैं, तो कितना बड़ा मिसमैच वहां पर होता है। तो आपका स्किल, आपका स्ट्रेंथ औपचारिक शिक्षा पद्धति भी कहीं ना कहीं बता रही होती है। दूसरे क्या है कि आपको स्वयं से मूल्यांकन करना है कि वैसा कोई भी काम जिसको करने के लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी लालच की आवश्यकता नहीं है, जो आप स्वयं से करते हैं, बार बार कर सकते हैं और बोर नहीं होते और आपको अच्छा लगता है, तो वैसा काम कहीं ना कहीं आपकी रुचि है, आपका स्ट्रेंथ है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से काम है, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि आपको कितना भी बोला जाता है, आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है, तब भी आपसे नहीं होता। तो वहां पे आपके शॉर्टकमिंग्स भी हैं कि वो आपसे नहीं होने वाला है। एक बच्चा जो ड्राइंग नहीं बना पा रहा है, उसे बहुत तरह की दिक्कत हो रही है, अब उससे आप सोचेंगे कि वो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट जैसा ड्राइंग बनाए, तो कठिन है। तो हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना है, ठीक है, वो प्रयास करता रह सकता है, लेकिन वो वहां पे हमारा स्ट्रेंथ लाई नहीं करता है। तो इसी तरह से हमें अपने स्ट्रेंथ, अपने इच्छाओं और रुचियों का चिन्हितीकरण करना और अपनी कमियों को भी पहचानना। तो ऐसा करने से हम चीजों को समझ सकते हैं। सर आपने अभी बताया कि शिक्षा पद्धति का कुछ तो रोल रहता ही है करियर को चुनने में, इंटरेस्ट में या फिर आपके स्ट्रेंथ में। तो इसको मैं थोड़ा और ये समझना चाहता हूँ कि करियर चुनते समय किसी भी माता पिता, पेरेंट्स की हम जब बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो उनका क्या रोल होता है और युवा को उसको किस तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब हम रहते हैं समाज में, तो हम समाज से अलग तो नहीं हो सकते। माता पिता ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम अपना अधिकतम समय बिताते हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से मोटा मोटी समझिए तो माता पिता जो समझदार हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एक बच्चे का माँ बाप से जो संबंध है, उसमें जो आत्मीयता है, जो निकटता है, उसका दूसरा पर्याय नहीं है। स्कूल में भी बच्चे समय अच्छा बिताते हैं, बट फिर भी माँ बाप से काफ़ी निकट है। दूसरा जो समाज है, आसपास का समाज है, उनके पास पड़ोस के लोग हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं एक हमारा मूल्यांकन करते हैं। आप भी है, आप अपने वर्क प्लेस में काम करते हैं, वहाँ लोग आपका मूल्यांकन करते हैं, लोग आपके बारे में समझ रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर लोगों से भी राय ले सकते हैं, पूछते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है कि मेरी क्षमता के बारे में आपका विचार क्या है, आपको क्या लगता है कि मैं कैसा काम कर पाता हूँ, तो इसका भी एक फीडबैक लेने का महत्व है। तो ये हम अपने समाज से भी ले सकते हैं, नाते रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, अपने स्कूल के टीचर से ले सकते हैं, और माता पिता से बेहतर तो इसमें कोई और सहयोग नहीं कर सकता। तो एक बार इनके राय लेने का भी बहुत ही महत्व है। हाँ, लेकिन ये सब करते हुए भी व्यक्ति की अंतः प्रेरणा का महत्व कभी कम नहीं होता है। तो समझिए कि अगर 80% अंतः प्रेरणा का महत्व है, तो 20% ये जो बाह्य फैक्टर्स, जो हमारा परिवार है, समाज है, नाते रिश्तेदार हैं, इनके भी फीडबैक का महत्व है अपने मार्ग को चुनने में, सहयोग लेने में।
तो सर थोड़ा और मैं जानना चाहूँगा कि विकल्पों के बारे में। आज की करियर की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शंस क्या रहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये रहता है कि जो आज मुझे दिखता है एज ए युवा, मैं जो समझता हूँ कि जो हमारे ट्रेडिशनल विकल्प होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, तो इसके अलावा भी क्या आज ऑप्शन उपलब्ध हैं करियर में, और उसको युवा को किस तरीके से समझना चाहिए या लेना चाहिए, या उनका क्या रोल है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। आजीविका के पैटर्न्स बदल रहे हैं, करियर के पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो पहले बहुत ही सीमित थे कि सरकार की नौकरियां होती थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की नौकरियां होती थी, बैंक्स की नौकरियां होती थी, है ना। उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए, पीएचडी कीजिए, टीचर प्रोफेसर बन जाइए, इस तरह के पैटर्न्स बहुत सीमित थे। पर जब से भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हुआ, तो कई तरह के करियर के ऑप्शन खुले, जिसका साक्षी पूरा समाज है। पूरी आईटी रिवॉल्यूशन जो आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिवॉल्यूशन आई, उसमें लाखों लाख बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिला, तो वो हमारे सामने है। ऐसे ही विषय बढ़ते हुए अब तो परिस्थितियां ये आ चुकी हैं। पहले हमारे समाज में जैसे जनसंख्या भी क्या थी, तो जनसंख्या की दर भी काफ़ी ज़्यादा थी। लोगों को एक एक परिवार में चार चार तीन तीन बच्चे होते थे, अब परिवार भी छोटे होने लगे हैं। और लोगों की आवश्यकता और मानसिकता भी बदलने लगी है। लोग 9 बजे से 6 बजे शाम तक की नौकरी से भी अब चिढ़ने लगे हैं। 6 दिन काम नहीं करना चाहते, 4 दिन काम करना चाहते। तो ये सारे परिवर्तन सामने आ रहे हैं। तो इसके बीच में एक गिग रिवॉल्यूशन जैसा विषय भी सामने आ रहा है कि हम किसी के साथ बंध कर नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना करियर चुनते हैं, हम फ्रीलांस काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हमने काम किया, अपनी रोचकता भर जहाँ तक अच्छा लगा काम किया, उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से भी कई युवाओं ने अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया है और अपने मेंटल हेल्थ, अपने बाकी नीड्स को प्रायोरिटी देकर ये सब नए नए विषय सामने स्थापित किए। बाकी जो नए पैमाने निकल रहे हैं रोजगार के, आजीविका के, वो तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे नई नई तकनीक आ रही है। आज आपके पास लेट्स से कि ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स हैं, फूड एग्रीगेटर्स हैं, नॉर्मल सप्लाईज एग्रीगेटर हैं, एपरल एग्रीगेटर्स हैं। तो एग्रीगेशन खुद में एक बहुत बड़ा वैल्यू चेन बनकर विकसित हुआ है। तो पूरा समाज का वैल्यू चेन रोज रीडिफाइन हो रहा है और रोज नए नए रोजगार और करियर के ऑप्शन निकल रहे हैं। और जिसका युवा पूरी तरह से, हमारा आज का युवा भी काफ़ी डायनामिक है और उसी डायनामिज्म के साथ वो इसको सामने ले रहा है और इसका लाभ भी ले रहा है और भारत को आगे ले चल रहा है। जी सर थोड़ा आप इस पे भी प्रकाश डालिए कि आज कोई भी करियर ऑप्शन चुनते समय या फिर करियर के बारे में हम जब सोचते हैं, जब करियर बनाने निकलते हैं, तो क्या सिर्फ कॉलेज डिग्री ही काफ़ी है, या कॉलेज डिग्री का क्या महत्व होता है किसी करियर में। बिल्कुल, देखिए कॉलेज डिग्री का महत्व तो है। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आपको एक दृष्टिकोण देती है, एक पूरे समाज का, समाज की समझ, जो आपके बेसिक कौशल हैं, जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो देती है। आप लिखना, पढ़ना, नंबर सिस्टम, जोड़ घटाव, गुणा भाग, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ें, दुनिया में वैज्ञानिक रूप से चीज़ें कैसे बनी हैं, कैसे काम कर रही हैं, इन चीज़ों की मौलिक समझ लाती है स्कूली शिक्षा। उसके बाद कॉलेज में भी तो जब जाते हैं आप, तो मूलतः तो आप अपनी इच्छा से कोई विषय चुनकर उसका अध्ययन करते हैं। तो वहाँ तक तो बहुत ही अच्छा एक आधार देने का जो काम है, फाउंडेशन देने का काम है, वो कॉलेजी शिक्षा बहुत अच्छे से करती है और इसका लाभ सभी युवा को लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या कॉलेज शिक्षा ही पर्याप्त है, तो मतलब व्यक्ति को रोजगार परक होने के लिए या करियर बनाने के लिए, तो इसमें आज के डेट में अगर आप ओपन मार्केट में जाते हैं, बाजार में काम करना चाहते हैं, कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो कई बार कॉलेज शिक्षा अकेले में सक्षम नहीं है। उसके साथ में आपको स्किल्स चाहिए, क्योंकि जो मार्केट प्लेस है, जो वैल्यू चेन है, वो चाहता है कि कोई प्लेयर इसमें आए तो लगभग लगभग तैयार आए या वेल ओरिएंटेड आए। तो वहाँ पे अगर आप ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक्स की समझ होनी चाहिए। आप कम्युनिकेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में जो पैराडाइम्स चल रहे हैं उसकी गहरी समझ होनी चाहिए। तो जिस तरह का भी आप काम करना चाहते हैं उसकी एक समझ या उससे रिलेटेड कोई कौशल
या सर्टिफिकेशन आपके पास होता है तो आपको स्टैंड आउट करता है, वो बताता है कि नहीं आप स्पेशल हैं, आप बाकियों से कुछ अलग हैं। तो डेफिनेटली जब किसी के पास चुनने के लिए 10 लोग होंगे, उसमें से दो लोगों के पास कोई विशेष कौशल, उस विषय से जुड़े विशेष कौशल का सर्टिफिकेट होगा, तो उनका महत्व तो बढ़ जाएगा। जी ऐसा है। जी सर आपने बताया कि कॉलेज डिग्री का अपना महत्व है, लेकिन साथ ही कुछ स्किल्स और होनी चाहिए। तो सर थोड़ा इसके बारे में और बताइए कि आज का देखते हुए किस तरीके के स्किल्स जरूरी है, या फिर किस तरीके के स्किल्स हमें बिल्ड करने चाहिए जो हमें एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाए। बिल्कुल, देखिए किसी भी समय में किसी भी जगह पे जो पूरी की पूरी सामाजिक आर्थिक मूल्य श्रृंखला होती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुण या कौशल व्यक्ति के हैं, वो व्यक्ति के अंतर्निहित जो सॉफ्ट स्किल्स जिनको बोलते हैं, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। व्यक्ति का लीडरशिप कैसा है, व्यक्ति का कम्युनिकेशन कैसा है, व्यक्ति की आईक्यू कैसी है, व्यक्ति की इंटीग्रिटी कैसा है, वो कितना पैशनेट है, तो ये सारे चीज तो सदैव महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो लेकिन ये अंतर्निहित गुण है, ये तुरंत में बाहर नहीं पता चलते। लेकिन इसके बाद जो कौशल आवश्यक पड़ते हैं कि मान लीजिए जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जिस काम में भी आप काम करने जा रहे हैं, उस काम के उस विषय का, उस फील्ड का कुछ अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है, कोई कौशल ले रखा है, या फिर नहीं तो कम से कम उस विषय में 2 महीने 3 महीने 6 महीने का एक इंटर्नशिप कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि आपकी योग्यता क्षमता का एक पैमाना आप उस इंडस्ट्री की, उस चुनौतियों की, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की समझ अपने साथ पहले से ले आते हैं। तो उतना लेकर जब आप बाजार में पहुंचते हैं, जब आप करियर के फील्ड में पहुंचते हैं, तो आपका महत्व तो बढ़ जाता है। तो किसी भी युवा को, किसी भी सामान्य युवा को, जिस भी क्षेत्र में वो करियर की बात कर रहा है, वहाँ पे तरह तरह के संभावित सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप के बारे में सोचना चाहिए। आप ध्यान देंगे कि जो बड़े बड़े भी जो विषय होते हैं, जैसे डॉक्टर्स का MBBS भी आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी इंटर्नशिप का एक मॉड्यूल ही होता है, पूरा इंटर्नशिप उन्हें करना पड़ता है। तो उसी तरह से बाकी करियर के विषय में भी सामान्य युवा भी अगर इंटर्नशिप करते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन करते हैं, और जो रिलेवेंट स्किल्स हैं उनको अपने अंदर इनबिल्ट करते हैं, तो उनकी उपयोगिता वास्तव में बढ़ जाती है। और संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं। जी। तो सर इसमें स्किल्स पे आपने बात करी कि लीडरशिप है, इंटीग्रिटी है, या फिर पैशन है, और साथ में आपने इंटर्नशिप की बात उठाई। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इंटर्नशिप ये कुछ मूल्य तक को पूरा करने में हेल्प करती है, इस तरीके की स्किल बिल्ड करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक इंटर्नशिप को मैं ऑप्शन लेके चलूँ कि अगर मुझे कुछ स्किल्स बिल्ड करनी है तो मेरे पास इस तरीके का ऑप्शन है। इसके अलावा भी क्या हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध है जो हमारे ऐसे कौशल विकसित करने में हमारी मदद कर सकते हैं इंटर्नशिप के अलावा? बिल्कुल। तो एक तो व्यक्तिगत जो हमारे मूल्य हैं, जो गुण हैं, उनका हमने संवर्धन किया। हमने व्यावसायिक प्रशिक्षण ले लिया, इंटर्नशिप या ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से हमने टेक्निकल स्किल्स भी कुछ ले लिए। इसके अलावा और भी कई सारे कौशल है, क्योंकि कौशल का क्षेत्र इतना डाइवर्स हो चुका है। अपने देश में एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल के भारत सरकार की संस्था काम करती है। आप उनके पोर्टल पे जाएंगे तो हजारों तरह के स्किल्स की बात आज भारत में हो रही है, और छोटे छोटे स्किल्स में आगे बढ़ने का इतना ऊंचा रास्ता है कि जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कौशल क्या है? तो कौशल की सीढ़ी दर सीढ़ी जब आप चलते जाएंगे और आपका अनुभव उस पर कंबाइन होता है, तो आप बड़े उद्यम स्थापित कर सकते हैं, आप समाज में उपयोगी बने रह सकते हैं, तो कई तरह के काम कर सकते हैं। तो NSDC का एक अपना सिद्ध पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल हब बोल के पोर्टल। वहाँ कई सारे ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, और कई सारे तो फ्री में उपलब्ध हैं। आप वहाँ वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, अपना स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार अभी कई तरह के मूक्स ऑर्गेनाइज करती है, स्वयं जैसा पोर्टल है, और भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पे आप और कुछ गहराई से किसी विषय पर समझना चाहते हैं तो कोर्सेरा इत्यादि जैसे पोर्टल्स हैं। अब तो YouTube जैसे चैनलों पर लोग जाकर कितनी चीजें सीख रहे हैं और अपने स्किल को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज जो आप करना चाहते हैं उसमें कई तरह के निःशुल्क माध्यम उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपना प्राथमिक कौशल तो निश्चित ही बिल्ड कर सकते हैं और अपने आप को उपयोगी बना सकते हैं। जी
सर आपने काफ़ी अच्छे से इस बारे में बताया कि इतने सारे संसाधन भी आपने बताए, कुछ गवर्नमेंट पोर्टल भी बताए, कुछ आपने ऐप्स वगैरह भी शायद बताई, कोर्सेरा जैसी, और ओपन प्लेटफॉर्म भी बताए जहाँ से मुफ्त में हम कुछ स्किल सीख सकते हैं, यूट्यूब जैसे। तो सर फिर भी मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं अपने आप को भी जब देखता था तो काफ़ी भ्रमित होते हैं, मतलब भटके रहते हैं। तो ऐसे विषय में आपको क्या सलाह देंगे ऐसे युवाओं को जो करियर को लेके भटके रहते हैं? देखिए, ये तो बात सही है। कई बार हम में से सभी इस दौर से गुजरे हैं कि समझ में नहीं आता है कि करें क्या या करना क्या है। पता चलता है कि फलाना दोस्त तो यहाँ से वहाँ पहुँच गया, हम यहीं रह गए। अरे मुझ में कुछ कमी है क्या? अच्छा, मुझसे तो नहीं होगा। तो कई बार ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस आता है, कंफ्यूजन आता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग में और भी लॉस्ट जैसा फील होता है। ये सिचुएशंस आते हैं और अधिकांश युवा के पास आते हैं। तो इसमें देखिए, कुछ घबराने जैसा नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। और ये तय मानिए कि भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो आप उपयोगी हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ तो उनकी योजना है। थोड़ा समय लग रहा है आपको पहचानने में, लेकिन अपना आत्मविश्वास तो जाने मत दीजिए। सबसे बड़ी बात कि आप अपना आत्मविश्वास जाने मत दीजिए और अपने प्रति ईमानदारी बरतिए। अपने आप को झूठ नहीं बोलिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए कि दूसरे को देख के कि नहीं मैं भी वो कर लूँगा। अपना सही मूल्यांकन कीजिए। तो विषय, सारी चुनौती की शुरुआत सही मूल्यांकन से होती है। हम अपना सही मूल्यांकन करें, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारे संसाधन, हमारी प्रेरणा, है ना, इन सारे चीज़ों को हम सही से मूल्यांकन करेंगे तो हम धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ेंगे। रास्ते की ओर बढ़ना भी एक दिन में नहीं होता है। तो यदि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने तय किया कि आप नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना करियर बाजार में बनाना चाहते हैं और आपके पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, कैसे करें, क्या करें, तो आप क्यों ठहरे हुए हैं? आप जाके कहीं कम से कम किसी से कुछ सीखिए तो सही, किसी के साथ कुछ मेहनत तो कीजिए। आप अगर नहीं भी पैसे मिलते हैं, आपकी रोजी रोटी, घर में भोजन मिल रहा है, आपको कोई और चुनौती नहीं है, तो कम से कम जाकर कहीं कुछ इंटर्नशिप कीजिए, किसी सफल व्यक्ति के साथ लग जाइए, कुछ काम सीखिए। तो वो जो प्रक्रिया का शुरुआत होगा और उस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तो अब अपने आप आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर रास्ता आपका मिल जाएगा। तो नहीं रुकना सबसे महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे चलना। जहां रुक गए तो आप अवसाद से घिरते चले जाएंगे, आप डिप्रेस होंगे, आपको लोग ताना करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अरे तुम क्या करते हो, इतना पढ़ा तुमने, इतनी पढ़ाई लिखाई की, तुम किसी काम के नहीं हुए। लेकिन नहीं, आपको अपना वर्थ पहचानना है। और अगर आपके अंदर उस काम की प्रेरणा है तो फिर आप पैसे के लिए लोभ लालच में मत पड़िए, आप प्रयास शुरू कीजिए। आप प्रयास शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपको पैसे भी आने शुरू होंगे, आपको सम्मान भी आना शुरू होगा और एक दिन आपकी पहचान भी बनेगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मूव अहेड। अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं सकते हैं तो एक कदम तो बढ़ाइए। एक कदम बढ़ाना मुश्किल है तो रेंगिए, लेकिन उस जगह पर नहीं रहिए, आगे बढ़िए। सर जब भ्रमित होने का बात करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं करियर चॉइस में, तो मुझे लगता है कि मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि मेंटरशिप क्या है किसी भी करियर के लिए? और मेन क्वेश्चन इसमें ये मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी युवा अपना मेंटर कैसे पा सकता है या कैसे ढूंढ सकता है एक सही मेंटर को अपने करियर की चॉइस बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, मेंटरशिप का महत्व बहुत ही, उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक मेंटर आखिर है क्या? तो बस इतना समझिए कि उस मेंटर ने आपसे लंबी यात्रा की है, आप जिस दिशा में चलना चाहते हैं उस दिशा में उसने लंबी यात्रा की है, उसके पास अनुभव है और वह दूर तक देख सकता है कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, कहाँ चुनौतियाँ आएंगी। तो एक मेंटर बेसिकली आपको आपके लक्ष्य की ओर जाने में फैसिलिटेट कर सकता है। यात्रा आप ही को करनी है, चलना आप ही को है, लेकिन वह आपको फैसिलिटेट कर सकता है। तो मेंटोर मिलने से क्या होता है कि कई बार जब आप छोटी छोटी चुनौतियां आती हैं, आप घबरा जाते हैं। जो युवावस्था में अगर 3 महीना कोई बेरोजगार रह गया तो वो परेशान होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और एक कोई मेंटोर लेट से 40, 50, 60 साल का व्यक्ति बोलता है अरे मैं तो 5 साल बेरोजगार रहा था फिर भी सरवाइव कर गया, है ना। और मैंने ऐसे 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 नए स्टेप्स लेने शुरू किए। तो जब सरकारी सेक्टर सिमटता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है,
तो नौकरी यहाँ अनिश्चित भी हो रही है। तो ऐसे में मेंटरशिप का बड़ा महत्व है। वो मेंटर आपके माता पिता, आपके परिवार के कोई आगे बढ़े हुए व्यक्ति या कोई समाज का व्यक्ति भी हो सकता है, और उसको खोजना चाहिए। एक मेंटर डेफिनेटली सहयोगी होंगे, आपको उससे उससे लाभ मिलेगा, और वो आपको छोटी छोटी चुनौतियों से पार होने में, या फिर कहीं आपको हो सकता है कि आपका परिचय, संपर्क इत्यादि में भी सहयोगी हो सकते हैं। तो संपर्क भी आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग होता है। अब बात आती है कि मेंटोर ढूंढे कहाँ से, मेंटोर मिले कहाँ से। तो देखिए, मेंटोर प्राप्त करने के लिए तो पहले आपको वो माइंडसेट बनाना होगा कि मुझे किसी से सहयोग या मार्गदर्शन लेना होता है। तो कई बार युवा इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर वो आग होती है, वो जील होता है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। वो बोलते हैं अरे मैं किसी की क्यों सुनूंगा, मुझे सब पता है। तो इस आवेश के परे जाके वो जब दृष्टि विकसित होगी कि नहीं, कोई है जो मुझे भी रास्ता बता सकता है, तो आप वैसे व्यक्ति की खोज करते हैं। वैसे व्यक्ति को खोजिए और जल्दबाजी नहीं कीजिए मेंटोर खोजने में। आप मेंटोर को ढूंढिए, उनके बारे में भी मूल्यांकन कीजिए, वो कैसे है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। जब आपको सब तरह से ठीक लगे तो आप निवेदन कीजिए। हो सकता है कि आप ऐसे 3 लोगों को खोजेंगे, वो 3 से निवेदन करेंगे तो एक तो जरूर आपको हाँ बोलेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उम्र में, अनुभव में आगे बढ़ता है, तो वो आगे भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो मेंटरशिप से बढ़िया रास्ता कंट्रीब्यूट करने का नहीं है। तो सक्षम लोग, योग्य लोग मेंटरशिप के लिए नॉर्मली आगे आते हैं, बट खोजना तो आपको है। कोई आपको पकड़कर बुलाकर मेंटरशिप नहीं करेगा। जी। तो सर, हम ये पॉडकास्ट जो है झारखंड की राजधानी रांची में बैठ के शूट कर रहे हैं, और उसी राज्य के बारे में अगर बात ना हो करियर को लेके, तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में युवाओं के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं करियर के एस्पेक्ट से। बिल्कुल, देखिए झारखंड एक बहुत ही हरियाली से समृद्ध, जल जंगल जमीन का राज्य है। और इसको एक तरह से देखिए तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है। इसके पास पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, जमीन है, और बहुत ही मेहनती लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कारण से एक ज़माने में झारखंड काफ़ी, इंडस्ट्री के मामले में जब देश के अन्य हिस्से बहुत विकसित नहीं थे, झारखंड काफ़ी आगे था। स्पेशली माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री जो था, टाटा का प्लांट यहीं लगा, बोकारो, धनबाद, ऐसे जो ज़िले हैं ये काफ़ी अग्रणी रहे कोयला प्रोडक्शन में, स्टील प्रोडक्शन में। तो ऐसे कई सारे ये जो बड़े बड़े यूनिट्स लगते थे, इनके आसपास एंसिलरी यूनिट्स चलती थी, तो रोजगार का एक बड़ा माध्यम यहाँ से निकलता था। तो अभी की परिस्थिति में औद्योगिकरण में कोई बहुत नया विस्तार नहीं हुआ, और अन्य देश की तुलना में थोड़ा हम पीछे गए हैं। सरकारी नौकरियों में कमी आई ही आई है। तीसरा, प्राइवेट में सर्विस सेक्टर को छोड़ के कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं हो रहा है। आगे जो हमारा जो आधार है, जो कृषि है, जो हमारे वन है, वनोपज है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर, जो उद्यान से संबंधित विषय है, उस पर भी बहुत बड़े वैल्यू चेन का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर क्या है कि हमारे यहाँ के युवा, और इवन शिक्षा के केंद्रों में भी, जो ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के कुछ शिक्षा के केंद्र हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या अन्य राज्य सरकार के इंस्टीट्यूशंस अभी उस लेवल के बहुत सारे और नए विकसित नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो इसके लिए स्थिति ये बनती है कि युवा यहाँ 10वीं 12वीं तक की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। झारखंड में उसका कोई जोड़ नहीं है। देश में अग्रणी स्तर की पढ़ाई यहाँ के युवा देश विदेश पूरे विश्व में आपको मिलेंगे। और उसके बाद वो युवा बाहर पढ़ने जाता है, बेंगलोर जाएगा, दिल्ली जाएगा, बम्बई जाएगा, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, विदेशों के इंस्टीट्यूट में जाता है, और बाहर पढ़ाई करता है, और अंततः काम भी बाहर खोजता है। ये जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है। जो सामान्य तबका जो पढ़ाई लिखाई करता है, वो यहाँ के बाजार में रहता है, और उसके बाद संघर्ष करता है। क्योंकि वैल्यू चेन्स कई सारे उतने डेवलप नहीं हैं, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो संघर्ष करता है। वहाँ पे चुनौती आती है, बाधा आती है। तो एक तरह से ये देखिए तो युवाओं की ये चुनौती राज्य के लिए एक अवसर है
कि राज्य अगर इस पे ध्यान दे, हम अगर अपने एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन, हम अगर अपने उद्यानिकी की वैल्यू चेन, हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की वैल्यू चेन, हम अपने एग्री प्रोसेसिंग की वैल्यू चेन, हम अपने एनिमल हस्बेंड्री की वैल्यू चेन, इन चीज़ों पे अगर ध्यान दें, हम अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हर्बल प्रोड्यूस की वैल्यू चेन पे ध्यान दें, इसके अलावा कई सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर ध्यान दें, तो एक बड़ा रोजगार का स्थानीय माध्यम सामने आ सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री का भी जो सेगमेंट है उसमें भी नए सिरे से सोच के कि हम भारत में या विश्व के स्तर पे कैसे नए समाधान दे सकते हैं, किस तरह से नए रोजगार के केंद्र, नए संसाधन सृजन के केंद्र विकसित कर सकते हैं, तो इस पे काम करेंगे तो हम अपने युवाओं को पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे जिसकी आवश्यकता भी है और युवा उसकी ओर देख रहे हैं। तो सर आपने थोड़ा अच्छे से बताया झारखंड में चुनौतियों के बारे में, तो सर इसमें थोड़ा सा और मैं समझना चाहूँगा कि अगर हम दूसरे अन्य राज्यों के भारत के बारे में भी बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है युवाओं के लिए, कि वो आज बहुत डाइवर्स करियर में भी जा सकते हैं, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, या फिर किसी आईटी सेक्टर के अलावा भी इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है अलग अलग सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर झारखंड में, और हम पैसिफिक अगर राजधानी की भी बात करें रांची में, तो यहाँ पे किस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं युवाओं को के लिए, करियर के लिए, कि सरकारी नौकरी में ना जाके ऐसे ऐसे करियर में भी जा सकते हैं, तो वो क्या यहाँ पे ऐसा अवेलेबल है? देखिए, करियर का जो पूरे देश में अवसर हैं वो मोटा मोटी झारखंड में भी अवसर है, कम या ज़्यादा वो अवसर यहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ भी आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, उसके अलावा आप सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, आईटी की, ठीक है, हम बेंगलोर, पूना जैसी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, गुड़गांव जैसा नहीं है, लेकिन सरकार भी प्रयास कर रही है, व्यक्तिगत स्तर पे उद्यमी भी प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे विषय सामने बढ़ रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में भी जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इन विषयों में भी सर्विस एंड सेल्स है, सारे विषय में एफएमसीजी का बड़ा सेक्टर है, ऐसे कई विषयों में झारखंड में भी अच्छी संभावना है और युवा उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो उसमें बहुत सारी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, एग्रो प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है जो अनटैप्ड है, जिसके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का एक अलग तरह का सिनर्जी चाहिए। हमें ढेर सारे उद्यमी विकसित करने का स्कोप है वहाँ पर। तो उस पे जैसे कि पंजाब, हरियाणा में जिस तरह का एग्रीकल्चर का लैंडस्केप है, जिस तरह का वहाँ का वैल्यू चेन है, तो उस हिसाब से हम उस मामले में काफ़ी अभी पीछे हैं। तो वो जो भी हम पीछे हैं, तो वो गैप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो उस पर रणनीतिक रूप से अगर काम किया जाए, उत्पादन, उद्यमिता और सहकार, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसमें हम रूरल वैल्यू चेन को मजबूत करते हुए युवाओं को नए रोजगार के साधन दे सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं समाज, सरकार, बाजार तीनों को मिलकर काम करना होगा और कई सारे प्रयास हो रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में संभवतः चीजें और सुधरेंगी। जी, तो सर अभी आपने थोड़ा बताया है कि अपॉर्चुनिटी तो है झारखंड में, लेकिन सर मुझे लगता है कि झारखंड में माइग्रेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस माइग्रेशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि स्थानीय युवा जो है झारखंड के ही, वो अपना करियर जो है वो किस तरीके की चीज़ों में बना सकते हैं जिससे माइग्रेशन भी कम हो और उनको अपने राज्य में ही अपने परिवार के साथ वो अपना एक अच्छा करियर को लेके चल सके? देखिए, अभी आप पूरी दुनिया में एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो एक कोविड के बाद से एक रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड चला है। काफ़ी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जीवन की चुनौतियां, अन्य चुनौतियां, करियर के अलावा भी चुनौतियां हैं, जीवन महत्वपूर्ण है। तो जीवन कहाँ है? जहाँ परिवार है, जहाँ अपनी भूमि है, अपनी धरती, वह जीवन है। तो कई लोग लौटे और इसी तरह से झारखंड में भी बहुत लोग गांव से लेकर शहरों तक वापस अपने घर की ओर आए हैं और नए चैप्टर स्थापित कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए, क्या है कि जितना क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स झारखंड ने, चाहे वो श्रमिक से लेके, कुशल श्रमिक से लेके, आईटी इंजीनियर से लेके, डॉक्टर से लेके, साइंटिस्ट से लेके, जितना झारखंड ने देश और दुनिया को दिया है, अगर वह उसको हम वापस झारखंड में व्यवस्थित करने की योजना बनाएं और उसकी व्यवस्था बना दें, तो झारखंड से विकसित कोई दूसरा राज्य नहीं हो।
तो इसकी संभावना बहुत है और झारखंड में धीरे धीरे विषय आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम जो अधोसंरचना से जुड़ी हुई कुछ विषय है उस पर काम हो जाए, कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म राज्य सरकार लेकर आए, उसके लिए विशेष तरह की व्यवस्था करें, तो कई तरह के उद्यम यहाँ से शुरू होंगे। और उद्यम तो चाहिए, क्योंकि सारे लोग उद्यमी नहीं बन सकते। तो जो जिनके अंदर उद्यम की प्रेरणा है वह उद्यमी बने, वह काम करे और उनके साथ में बाकी लोग टीम बनाकर जुड़े, उनको सेवा का अवसर मिले। यही इकोसिस्टम है, यही वैल्यू चेन्स ऐसे ही बनते हैं। तो वैल्यू चेन क्रिएशन करने के लिए डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, उसमें चिन्हित करके, स्कोप चिन्हित करके सरकार को भी नीतियों में सुधार करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक उद्यमी आए, काम करें। और वो उद्यम सिर्फ माइनिंग खदान आधारित ना हो, हमारे यहाँ उद्यम कौशल को लेकर हो, हमारे उद्यम आईटी को लेकर हो, हमारे यहाँ उद्यम देश को सेवा को देने को लेकर हो, हमारे यहाँ उद्यम हेल्थ टूरिज्म को लेकर हो, हमारे यहाँ उद्यम जल जंगल जमीन को लेकर हो। तो ऐसे विषयों पे जो बैलेंस स्थापित होगा, हमारे यहाँ उद्यम टीचिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट को लेकर हो, तो जब हम वो लीडरशिप स्थापित करेंगे तो झारखंड में सभी के लिए अपने घर में रोजगार का अवसर बनेगा। सर, आप इसमें थोड़ा मुझे बताइए कि जो ये स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ये सामाजिक संस्थाएं भी हैं बहुत सारी जो युवाओं को लेके काम करती हैं, तो ये जो है तीनों या फिर अन्य भी हम ले सकते हैं अगर मैं भी भूल रहा हूँ तो ये युवाओं को सही करियर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारे महाविद्यालय, हमारी सामाजिक संस्थाएं और इवन हमारे प्राइवेट संस्थाएं भी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ता पकड़ने के लिए काफ़ी बड़ा सहयोग कर सकती हैं। इसके लिए तो पहले सारे इकोसिस्टम को इस बात को समझना होगा कि ये समाज की जिम्मेदारी है, युवा हमारा भविष्य है और एक मजबूत युवा ही मजबूत राज्य और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इवन कल को वैल्यू चेन में भी अगर कमजोर युवा होंगे, अयोग्य युवा होंगे, तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला। तो विद्यालय के स्तर पे भी प्राचार्य हो, शिक्षक हो, उनको समझना होगा कि करियर का महत्व क्या है और आज का करियर का परिदृश्य कितना विराट है और डायनामिक है। तो एक बार जब वो इस बात को समझेंगे तो ये बच्चों से संवाद में वो इस विषय को डालेंगे कि देखो, स्वयं को पहचानो, अपनी उपयोगिता समझो, समाज को क्या दे सकते हो, उससे ही तुम्हारा समाज मूल्यांकन करता है। और जब ऐसे संवाद की श्रृंखला सामने बढ़ेगी तो बच्चे भी सोचेंगे कि आखिर मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या सीखना है। और उसको डिफरेंट स्कूल के फॉर्मेटिव ईयर्स में अलग अवसरों से एक्सपोज कीजिए, क्योंकि आज के बच्चे तो कुछ जान भी रहे। आज से 10 साल 20 साल पहले बच्चे जानते ही नहीं थे कि करियर की चिड़िया है क्या। तो वो चुपचाप एक सीधी लकीर में पढ़ते चले जाते थे, डिग्री पे डिग्री, फिर कंपटीशन की परीक्षा देनी है, जो बन गए सो बन गए। लेकिन आज के बच्चे जानते हैं, आज के बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है, आज के बच्चे बोलते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है। तो इस लेवल तक बच्चे जान गए हैं। तो इसमें परिवार, समाज, स्कूल, सोशल मीडिया सभी का रोल है। तो इसमें अगेन स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के पास एक बड़ा रोल है जागृति फैलाने को लेके, कि जिससे युवा समझे। प्राइवेट संस्थाएं भी जो अपना काम करती हैं वो स्कूलों में, कॉलेज में जाके लोगों को बता सकती हैं, वो अलग तरीके से पॉडकास्ट कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर हम करते क्या है। लेट्स से कि कोई वायर रोड बनाने वाली कंपनी है हमारे रांची के आसपास की, वो बताए कि वायर रोड कैसे बनता है, वायर रोड बनाने वाली कंपनी किस तरह से पूरा प्रोसेस। तो अगर 5,000 10,000 बच्चे भी उसके बारे में जानते हैं तो वो एक निर्णय ले सकते हैं कि भाई आखिर ये इंडस्ट्री क्या है, ये करती क्या है। तो इस तरह के अवसर, इस तरह की जानकारी देना, स्थानीय विषयों की जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है, जो स्थानीय बच्चों को स्थानीय निर्णय लेने में सहयोग करेगा और अपना भविष्य बनाने में सहयोग करेगा। सर, काफी आज हमने चर्चा करी एक युवाओं को लेके, करियर ऑप्शंस को लेके, समाज को लेके, अलग अलग आयाम जो करियर बनाने में हेल्प करते हैं। तो सर, हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन सर उससे पहले ISDG रिसर्च फाउंडेशन काफ़ी एक सामाजिक संस्था है जो झारखंड में काम कर रही है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि अन्य श्रोतागण अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं,
या अगर वो किसी प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं तो वो कैसे निभा सकते हैं? देखिए, ISDG रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत ही प्रामाणिक जमीनी सामाजिक संस्था है जो मूलतः प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल और उद्यमिता और विकास संबंधी शोध पर कार्य करती है। और हम मूलतः प्राथमिकता से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में काम करते हैं, लेकिन विभिन्न शोध के माध्यम से हम 15 राज्यों में अभी तक काम कर चुके हैं। हमारी संस्था से कई सारे अनुभवी लोग जुड़े हैं जो दिन रात किसी न किसी सामाजिक विषय में अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और काम करते हैं। जहाँ तक हमसे जुड़ने का विषय है तो आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया में जैसे कि यूट्यूब है, ट्विटर है, एक्स जिसको आप बोलते हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, आप इन पर ISDG रिसर्च फाउंडेशन खोजकर आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है उस पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप अगर रांची में हैं या रांची आते हैं तो आप रांची हमारे कार्यालय आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और हमारी विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियां हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। साथ ही हम एक इंटर्नशिप, अंकुर इंटर्नशिप भी चलाते हैं जिसमें हम युवाओं को अवसर देते हैं कि आप 2 महीने से 3 महीने हमारे साथ जुड़कर अपने इंटरेस्ट के विषय पर आप काम करें। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप हमसे अनुभव लें, अनुभव का सर्टिफिकेट भी लें और एक दृष्टिकोण विकसित करें जिससे आप अपनी उपयोगिता आगे और समाज में बेहतर सिद्ध कर पाए। तो इसके अलावा कुछ इवेंट्स वगैरह भी हम करते हैं, आप उन इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर रचनात्मक हैं, आप में वॉलंटियर का भाव है तो वॉलंटियरिज्म के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारे माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप जुड़ेंगे तो हमें आनंद आएगा और हम कुछ और भी सार्थक, ये निश्चित मानिए हम कुछ सार्थक ही करेंगे और आपकी क्षमता में वृद्धि करेंगे। जी। सर, आपने काफ़ी अच्छे से आज बताया करियर के बारे में, या फिर अन्य कितनी सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की है कि किस तरीके से करियर चुना जाए, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं करियर चुनने में। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट काफ़ी मदद करेगा जो लोग भटके रहे हैं करियर को चुनने में, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करियर क्या होता है, कैसे बनाना होता है। तो जो ये युवाओं के लिए समर्पित एक पॉडकास्ट था, मुझे लग रहा है काफ़ी मदद करेगा युवाओं को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ भेजें जिनको ज़रूरत है ऐसी चीज़ें समझने की, जो कि ऐसे भ्रम में है करियर को लेके। तो हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक और, जो युवाओं के लिए हम रखेंगे। धन्यवाद।